अभी चलती रहेगी जंग, काफ़ी ज़्यादा असला पड़ा वहाँ पे। $7 बिलियन का असला वहाँ पे मौजूद था। $7 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। तो उसका अगर असला वहाँ पे पड़ा हुआ था तो वो चंद स्ट्राइक से तो नहीं ख़त्म हुआ होगा ना। तो वो तो अभी ये कैंपेन चलती रहेगी, बातचीत नहीं होगी, सिर्फ उन्होंने अब सोचना है कि उन्होंने करना क्या है। तो अगर वो मैसेज कर देते हैं ठीक है यार स्ट्राइक्स रोके, हम बंदे आपके वाले करते हैं या इनको डिवेपनाइज करते हैं वगैरह वगैरह जो भी करना है, तो पाकिस्तान फिर कुछ सोचेगा। अगर नहीं तो पाकिस्तान कंटिन्यू करता रहेगा। पाकिस्तान जहां वहाँ पे वो कर रहे हैं, तो जो अंदर इंटरनल हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं उनको एक्सटेंसिवली पाकिस्तान को ना थ्रॉटल पे ले जाना चाहिए, ताकि इस मेनेंस को एक ही दफ़ा जो है वो अब जड़ से उखाड़ के आप साइड पे कर दें। अगर आप एक मुल्क को प्रोवोक करेंगे, उसको बार बार कांटा चुभाएंगे, तो वो तो फिर पलट के वार करेगा ना, थप्पड़ मारेगा आपको। ऑन ग्राउंड फायरिंग हो रही है और इस तरह की चीज़ें बाहर आई थी जिस टाइम पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है, उसी टाइम की बातें हैं। काबुल के अंदर फायरिंग और बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पे। अब ये जो उन्होंने अटैक्स का क्लेम किया ये हो सकते हैं, क्योंकि ये मोर ऑफ यानी एक स्मॉल स्केल अटैक्स हैं जो कि वो कर रहे हैं और टारगेट करते हैं। ये नॉर्थ के अंदर भी वो कर रहे होते हैं, ये कुछ और इलाकों में भी कर रहे होते हैं और उनको सक्सेस मिलती है उसके अंदर। लेकिन ये कहना कि ये बहुत लार्ज स्केल अटैक्स हैं, अभी लार्ज स्केल अटैक्स नहीं है, स्मॉल स्केल अटैक्स हैं। और उसी के ऊपर हमें देखना चाहिए कि एनआरएफ क्या आहिस्ता आहिस्ता अपनी मिलिटेंट कैपेसिटी बढ़ा रही है। अच्छा सर, पाकिस्तान फ़ौज ने ऑपरेशनल मुहाफ़िज़ुल बहर शुरू किया है। ये ऑपरेशन कितना इस टाइम ज़रूरत थी इसकी और कितना इम्पोर्टेंट है ये ऑपरेशन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से ये बात डिबेट शुरू हो गई थी कि दुनिया के जो ये ममालिक हैं इनको अपनी अपनी नेवल फोर्सेस को एक्टिवेट करना चाहिए और इस तरह के मिशंस लॉन्च करने चाहिए जिसके अंदर वो अपने जो इनके तजारती जहाज़ हैं उनको एस्कॉर्ट करके लेकर आएँ। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। पाकिस्तानी जहाज़ जो हैं वो 2 गए हैं और वो अपने तजारती जो जहाज़ हैं उनको लेकर आ रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन के साथ लेकर आ रहे हैं। लॉन्च दुनिया में दूसरी ताकतों ने करना था, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कर प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि दिस कैन डन। तो अब उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया बल्क वाले ने कि हम अमेरिकन को मारेंगे। तो उनको पता है कि जो सेंटीमेंट है एंटी अमेरिकन वो पाकिस्तान के अंदर भी है और वो अफगानिस्तान के अंदर भी है। तो उसको वो बेसिकली अपील करने की कोशिश करते हैं। बढ़ के मारने से कुछ नहीं होता। पहले तो ये बताएं, वो जो आपका असला पाकिस्तान ने तबाह कर दिया इतना ज़्यादा, तो किस असले से मारेंगे आप? और जो रह गया है वो अमेरिकन आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास इतनी एयर कैपेसिटी है कि वो आपका बेड़ा गर्क कर सकते, तो ईरानियंस के उसके अमेरिकन के पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक मतलब फिर हमारे साथ सलमान जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान के तो अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से एक जंग का पूरा इन्वायरमेंट भी बना। अफ़गानियों की जानिब से भी जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई, फिर पाकिस्तान ने जवाबन जो स्ट्राइक्स की, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अब अफ़गानिस्तान का एक तीसरी साइड भी है, वो चाइना है। और चाइना इमर्जिंग सुपर पावर भी है और उनका रसूख भी है। तो चाइना ने भी यूएन में जाकर अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें बताई हैं। इसमें चाइना, आप क्यों समझ रहे हैं कि वो चाइना क्यों अपना आप थ्रेटन फील हो रहा है अफ़गानिस्तान को लेकर? अच्छा, थ्रेटन फील इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले महीने या उससे पिछले महीने, मेरा ख्याल है 2 महीने पहले की बात है, चाइनीज़ कुछ लोग जो हैं वो मारे गए थे काबुल के अंदर। एक रेस्टोरेंट के अंदर, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, उसमें धमाका हुआ था बहुत बड़ा और उसमें काफ़ी कुछ 6-7 चाइनीज़ के मारे जाने की इत्तला आई थी। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड जिसे कहते हैं धमाका था और इसको दाइश ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की थी। तो चाइना ने उस तनाजुर को, उस पस मंज़र को, उस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए बात की है यूनाइटेड नेशन में उनके जो मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने, कि जो थ्रेट है टेररिज्म का वो अभी भी है अफगानिस्तान के अंदर। 2 बातें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की उसके अंदर। कुछ तो उन्होंने ये किया कि जी के ह्यूमैनिटेरियन एड जानी चाहिए, हमें नहीं रोकनी चाहिए, रीबिल्डिंग करनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन जो दूसरी बात जो 2 उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ख़वातीन को जिस तरीके से इन्होंने रांदा दरगाह कर दिया, ख़वातीन को जिस तरीके से उन्होंने दबा के रख दिया है, पब्लिक हेल्थ केयर तक उनकी एक्सेस नहीं है, एजुकेशन तक उनकी एक्सेस नहीं है और बहुत सारे मामला है जिन पे इंक्रीजिंगली रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, तो उस पे उनको करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चाइनीज़ की तरफ स्टेटमेंट। इससे पहले चाइनीज़ जो है वो डायरेक्ट इंटरवेंशन के कायल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई दुनिया में जो मुल्क कर रहा है वो अपना करता रहे, तो इंटरवेंशन का कायल चाइनीज़ नहीं होते। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि उनकी स्टेटमेंट में मैं सुन रहा हूँ कि वो
डायरेक्टली उनको, वैसे वो जॉइंट स्टेटमेंट्स में आती रहती है बात, लेकिन डायरेक्टली वो चाइनीज़ इस तरह बात कर रहे हैं कि भाई ख़वातीन को आपने क्यों दबा के रखा हुआ है। सेकंड जो चीज़ है वो उन्होंने टेररिज्म के मतलब की, और उन्होंने सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा का भी लिया है, ISKP का भी लिया है, उन्होंने TTP का भी लिया, और उन्होंने ETM का और BLA का भी लिया है। पांचों ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, एक्टिव हैं। ETM तो डायरेक्ट थ्रेट है चाइनीज़ को। अच्छा, BLA हमारे यहाँ पे चाइनीज़ को थ्रेट है, TTP हमारे यहाँ चाइनीज़ को थ्रेट है और हमें भी थ्रेट है, और फिर अलकायदा और ISKP ओवरऑल रीजन के लिए भी और दुनिया के लिए भी थ्रेट है। कल ही बल्कि ख़बर आई थी कि अमेरिका के अंदर एक अफगान शहरी पकड़ा गया है, बच्चा, जो कि उधर बड़ा अमीर माँ बाप का बेटा है, और वो कोई बम या इंस्टॉल करते हुए पकड़ा गया है और अमेरिका में, और उसका खुरा निकला तो पीछे से दाइश का है। तो ये जो थ्रेट है ये पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है वो सामने रखते हुए चाइनीज़ ने की, तो उस हवाले से बहुत सिग्निफिकेंट है। इससे पहले रशियंस ने भी बात की थी आज से कोई तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले, और उन्होंने कहा था कि 23,000 टेररिस्ट जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद हैं, जिसको ये लोग ना डिनाई कर देते। ये लोग समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान को ये कंसर्न है या सिर्फ पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं। भैया आपकी रीजन में जो 3 बड़ी ताकतें हैं, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, तीनों ने बार बार आपको ये कहा, तीनों आपके दोस्त ही रहे हैं ना, तीनों आपके दुश्मन तो नहीं है। तीनों तो ये चाहते हैं कि इस खत्ते के अंदर कोई भी बाहर से ना आए। बिल्कुल, जो भी मसला है इस खत्ते का हम आपस में हल करें और ख़त्म करें इस मसले को, और हम आगे चलें कि प्रोग्रेस की तरफ। आप लोग इनको बिठा के बैठ गए हैं, जो आप लोगों को भी जिहाद करना था ना पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी वजह से अब आपने अपना भी बड़ा गर्क कर लिया और इस खत्ते को भी आप दोबारा एक नई जंग की तरफ। बिल्कुल, जिस तरह तालिबान को एक मौका मिला है, एक उनकी अपना एक जिसे कहेंगे अपने स्टेट पे अपना जो मुल्क है उस पर उनका अपना कंट्रोल हुआ है, तो उनको उससे बेहतरी की जानिब ले जाना चाहिए। एक अपनी जो पुरानी उनकी तारीख थी उसको वापस लाना चाहिए, अपने आप को उन्हें बेहतर करना चाहिए, लेकिन वो टेररिज्म में और इन दहशतगर्दी चीज़ों, वो मेरा ख्याल है उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अभी तक एक मलेशिया गुरिल्ला फाइटर्स जिस तरह होते हैं उस तरह सोचते हैं, उस तरह चलते हैं। जो ये पहले जंग में थे वैसी रियासत को रियासत की तरह चलाना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सॉवरेनिटी पे फोकस ना करें, कोई भी आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना दिफा ना करें, कोई भी आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने अंदर गैरत हमियत ना रखें, दीन इस्लाम को छोड़ दें, कोई भी ये नहीं कह रहा। सब यही कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो ये दहशतगर्दी का जो नासूर है इससे हमारी भी जान छुड़ाएं और अपनी भी जान छुड़ाएं। और अगर आपको जहाद का इतना ही शौक है तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जितने भी हुक्मरान हैं, वो फॉर्मर KGB या रशियन उसके ऊपर रहे हैं और अभी वो हुक्मरान बने और उन्होंने वहाँ पे इस्लाम का नातका बंद किया होता है। अगर आपके इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को देखा जाए तो आप उधर जहाद क्यों नहीं लॉन्च करते? लेकिन ताजिकिस्तान को भी उन्होंने तंग किया हुआ है, उज़्बेकिस्तान को भी उन्होंने तंग किया है, उनसे भी खबरें आती रहती हैं। ईरानियंस को भी ये लोग थ्रेट करते रहते हैं, लेकिन वहाँ भी अभी जो है वो ईरानियंस ने तो बहुत सारे रेफ्यूजीज को हमसे पहले वापस भेज दिया था ना। तो हर कोई आपसे इधर तंग है, लेकिन कोई आपसे उस तरह खुल के बात नहीं करता या पुश नहीं करता। हमें ज़रा ज़्यादा मसला है क्योंकि आपने हमारे ऊपर तो फुल ऑन जहाज छोड़ा हुआ है ना, अपनी मर्जी का जहाज। बिल्कुल, तो उसको ज़रूरी है कि रिबट किया जाए। तो देखते हैं अब इसके ऊपर। अच्छा सर, दूसरा जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टाइम पहले कहा था कि अगर हम हो सकता है कि अफ़गानिस्तान पर बॉम्बिंग और इस तरह की उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं कि हम आएंगे और ये बगराम एयरबेस, ये तमाम चीज़ें, लेकिन इस सब में हम देखते हैं तो उन्होंने ईरान पर तो जहां वो हमला कर रहे थे, जो भी चीज़ें कर रहे थे, स्ट्राइक्स वगैरह जो भी कर रहे थे, उनके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ईरान के अंदर भी स्ट्राइक्स किए हैं। ये कितनी सिग्निफिकेंट हैं पाकिस्तान के लिए कि ईरान से बाद पाकिस्तान की तरफ भी चीज़ें हो सकती हैं? देखें, हमें विजिलेंट रहना चाहिए उसके ऊपर। ऑफ कोर्स हमारी बॉर्डर के बिल्कुल साथ अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। ये जब स्ट्राइक्स शुरू हुई थी तो उस वक्त चाबहार पे भी जब इन्होंने स्ट्राइक्स की थी तो उस वक्त भी पाकिस्तानी जेट्स जो हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो उसने पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि उस वक्त इजरायली जेट्स थे वो। तो पाकिस्तान उस वक्त विजिलेंट था कि इजरायलीज़ का कोई पता नहीं है कि अंदर आते हुए कुछ ऐसी मिस एडवेंचर करनी कुछ करें। और दूसरी साइड से इंडियंस ने भी कोई इस तरह की हरकत करनी कुछ की, जस्ट फॉल्स अलार्म्स जो है वो बजाए थे ताकि पाकिस्तान के कान खड़े हो जाएं। तो पाकिस्तान को बहरहाल विजिलेंट रहना चाहिए। फॉल्स अलार्म और नो फॉल्स अलार्म आपको बेसिकली रखनी चाहिए नज़र, ईस्ट पे भी और वेस्ट पे भी। और बलूचिस्तान के अंदर वो बिल्कुल अगर बॉर्डर के करीब आके स्ट्राइक्स कर रहे हैं तो यू नेवर नो कि कोई इस तरह का मिस एडवेंचर वो यहाँ पे भी कर जाए। अच्छा सर, पाकिस्तान फ़ौज ने ऑपरेशनल मुहाफ़िज़ुल बहर शुरू किया है। ये ऑपरेशन कितना इस टाइम ज़रूरत थी इसकी और कितना इम्पोर्टेंट है ये ऑपरेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। मैरीटाइम की डोमेन के अंदर दुनिया की 90% जो बेसिकली तिजारत होती है वो समंदर के थ्रू होती है।
अच्छा, समंदर के अंदर कुछ चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स से मुराद है कि वो जगह जहाँ से दुनिया की बेशतर तिजारती गुजरगाह है वो, और अगर उसको बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर बहरान पैदा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनमें से एक चोक पॉइंट है। तो यहाँ से इंडिया के भी आता है, फार ईस्ट को भी बहुत सारा आता है, और पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस का इन्हिसार जो था वो बेसिकली प्रोडक्ट्स का वो इसी स्ट्रेट के ऊपर था। अच्छा, अब हुआ ये कि चूँकि रास्ता बंद हो गया तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहरान पैदा हुआ। 55 रुपये वो बढ़ गई, हमारी कीमत बढ़ गई। अभी बहुत से लोग ऑनलाइन चले गए काम पे, PM साहब को तकरीर करनी पड़ी इसके ऊपर। तो ज़ाहिर एक बहरान तो था। उस बहरान को मिटिगेट करने इसमें तीन चार बड़े लतीफ़ आस्पेक्ट हैं, वो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला तो ये हुआ कि ईरानियंस जो हैं उनके बारे में ये पाकिस्तान को कहा जाता था कि जी कि पाकिस्तान उनके साथ तो नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान तो सऊदीज़ के साथ खड़ा हुआ, अब डिफेंस फैक्टर तो क्या करेगा पाकिस्तान। बार बार ये बात खामखा दोहराई जाती है। अच्छा, बार बार याद दहानी फिर हमें करानी पड़ती है, भाई पहले स्ट्राइक से अगले दिन ही इसाक डार साहब ने जो फ्लोर पे खड़े होकर बात की थी उसमें उसने ईरान और सऊदी अरब दोनों को कहा था कि जी के हमने उनसे शटल डिप्लोमेसी की। इसका मतलब है वो ईरानियंस के साथ भी राब्ते में हम, और हम सऊदी के साथ भी राब्ते में। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट के तौर पे हम सऊदी के साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर दोस्ती और रीजन और जियोपॉलिटिक्स के साथ है तो हम ईरानियंस के साथ भी उतने ही खड़े हैं। दूसरा इजराइल के वो ऑफ कोर्स हम इजराइल के साथ तो नहीं खड़े हो सकते जाके। दूसरा उसके अंदर ईरानियंस को जो ये है मैसेजिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से वो इतनी है कि ईरानियंस ने शुक्रिया अदा किया है कि तुर्की का और पाकिस्तान का, कि दो वाहिद मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने इस स्ट्राइक को कंडेम किया है। तीसरा, PM साहब ने अपनी तकरीर के अंदर खामनाए की शहादत के ऊपर जो है वो बात की है। इससे और ने जो इनके रहबर आए हैं उनको उन्होंने वो भी किया है, कंग्रेचुलेट भी किया है। और दूसरी साइड पे ये जो तेल आ रहा है जिसकी आपने बात की है, ये सऊदीज़ अपने वेसल्स में भेज रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक छोटी सी डिटेल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो सऊदीज़ को क्या पड़ी है, तो वो तो बेच रहा है ना, बेच रहा है। तो वो तो कहता है भाई अपना आप लॉजिस्टिक्स का खुद इंतजाम करें। सऊदीज़ ने रेड सी के थ्रू हमें अपना तेल भेजा है अपने वेसल्स के अंदर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए फिर ये गए। अच्छा, ये बात हो रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से ये बात डिबेट शुरू हो गई थी कि दुनिया के जो ये ममालिक हैं इनको अपनी अपनी नेवल फोर्सेस को एक्टिवेट करना चाहिए और इस तरह के मिशंस लॉन्च करने चाहिए जिसके अंदर वो अपने जो इनके तजारती जहाज़ हैं उनको एस्कॉर्ट करके लेकर आएँ। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। पाकिस्तानी जहाज़ जो हैं वो 2 गए हैं और वो अपने तजारती जो जहाज़ हैं उनको लेकर आ रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन के साथ लेकर आ रहे हैं। अब अल्लाह करे खैर खैरियत से वापस आ जाएं। लेकिन ये है कि ये लॉन्च दुनिया में दूसरी ताकतों ने करना था, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कर प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि दिस कैन बी डन। सर, मौजूदा हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कैसे ये साबित किया, मतलब कि कितना इम्पोर्टेंट आप इस चीज़ को देखते हैं कि एक तरफ ईरान जो जंग की सूरत हाल में, सऊदीया की, ये तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ को इजराइल चाहता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्व हों, लेकिन पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू ईरान को भी, जिस तरह आपने कहा, और सऊदीज़ को भी, कौन सी ऐसी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास गिदड़ सिंगी है जिससे उन दोनों मुल्कों को इस चीज़ में कायल किया हुआ है और अपनी मर्ज़ी की डिप्लोमेसी करके दोनों को उनके इंटरेस्ट दिखाकर एक जंग से रोका हुआ है और ये तमाम चीज़ें कर। लेकिन ये तो सबसे बड़ी बात अल्लाह का करम है। कोई ख़ास बंदे के अंदर या किसी रियासत के अंदर या इवन कोई भी कितना मर्जी बड़ा इंटेलिजेंट हो उसके पास क्या औकात है उसकी, अल्लाह ताला का करम होता है। तो ये अल्लाह की देन है कि फ़कत पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो स्टेचर और स्टेटस दिया हुआ है जिसके अंदर वो मिडल ईस्ट के थिएटर के अंदर, जो कि इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड थिएटर है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। तो पहला तो ये। सेकंड ये कि पाकिस्तान ने वो जो एक मूव ली थी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट की सऊदीज़ के साथ, वो अब देखें पे ऑफ कर रही है। पे ऑफ, ठीक है। तो इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा प्लेयर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है मिडल ईस्ट के थिएटर के अंदर। मिडल ईस्ट के थिएटर के अंदर हमने कल वाली वीडियो में बात की थी कि लिंडसे ग्राहम और इन सब का बड़ा दुख है कि सऊदी अरब खुल के नहीं आया सामने, ठीक है। और अगर सऊदी अरब खुल के आ जाते तो बहरीन, कतर, कुवैत, ऑब्वियसली वो तो साथ, जॉर्डन, लिबिया, सॉरी जॉर्डन, लेबनान, ये सारे आ जाते, ठीक है। सीरिया भी शायद मजबूर हो जाता कुछ ना होते हुए भी। तो सऊदी अरब नहीं हुआ, ठीक है। उसको बेसिकली पीछे शुरू दिन से कौन कह रहा है शटल डिप्लोमेसी का? पाकिस्तान। दूसरा मुल्क जा रहा है तुर्की है, तीसरा चाइना होगा, चौथा रशिया होगा, लेकिन विजिबली कौन एक्टिव है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है उसकी अल्लाह ताला ने ये उसको सलाहियत दी है। एक तो ये हमारी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है ईरान के साथ, हमारा बॉर्डर है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है हमारा उसके साथ। फिर ईरान का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, अहले तशी आबादी है हमारे पास, दुनिया में जो सबसे बड़ी दूसरी अहले तशी आबादी है वो पाकिस्तान में। तो उस हवाले से भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल बन जाते हैं इस पूरे थिएटर के अंदर।
तीसरा ये कि ईरानियंस जो हैं उनको ये जो इंडिया से भारत से जो धचका लगा है उसके बाद जाहिर है उनके दोस्त कम हो गए हैं। तो उन्होंने तो ये देखना है कि उनकी दोस्ती कहाँ कहाँ पे, तो उनकी दोस्ती इस वक्त पाकिस्तान से दोस्ती सिर्फ नाम की ना, और जब जरूरत हो तब वो आपका साथ दें, ये बड़ी वो पाकिस्तान अब साबित कर रहे हैं कि भाई इस वक्त हम आपके साथ खड़े हैं, हम इजराइल के साथ नहीं खड़े। तो बल्कि हम एक्सपोज करके दे रहे हैं आपको भी और सऊदी अरब को भी कि आप दोनों को लड़ाने का प्लान किसका था, तो आपने उस झांसे में नहीं आना। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब नज़र आ रही है अमेरिकन के और इजराइलीज के चेहरे के ऊपर भी। सर एक और फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, वो इंडिया भी है। इंडिया के जिस तरह किसी ने बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया के इस मामले पे, वो भी आप बता रहे थे। बेसिकली वो इंडियंस को अगर आप देखें ना, वो उनकी ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ठीक है, तो वो ना उनको अमेरिकन पूछ रहे हैं, मीडिया की मैं बात करूँ एटलीस्ट, ठीक है, ना उनको कोई और मिडिल ईस्टर्न कंट्री से अगर पूछ रहा है तो वो कंडेम ही नहीं कर पा रहे, ना ईरानियंस के लिए कुछ कंडेमिनेशन कर रहे हैं, ना वो खुल के अरब कंट्रीज के साथ खड़े हो पा रहे हैं। तो वो इस वक्त इसराइल का दौरा करके फंस गए हैं मौसूफ मोदी साहब जो है, वो अपने तौर पे बड़े फन्ने खान बन के गए थे कि मैं उधर जो है ना आयरन डोम और बाकी इनके जितने चीज़ें वो देख रहे हैं, और ये वो भी उसका भी पोल खुल गया, ईरानियंस ने खोल दिया है, और दूसरी साइड पे मीडिया के अंदर भी उनकी सुबकी हो रही है। तो कल वाइट हाउस की कोई ब्रीफिंग चल रही थी और उसके अंदर ना भी इंडियन जर्नलिस्ट बैठा था, ब्रीफिंग किसी और चीज़ पे थी, ये ईरान उसके ऊपर, और वो उसमें पाकिस्तान को घसीट रहा है, और वो कह रहा है जी कि क्या पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है। तो उसको कहती है मैं पेंटागन से पूछ के बताऊंगी, वो भी ज़ाहिर है वो कहती क्या इस बोंगे सवाल का मैं क्या जवाब दूँ। तो इसका मतलब ये है कि इंडियंस की जो ऑब्सेशन है कि पाकिस्तान को इस डिस्कोर्स के अंदर घसीटना है कि पाकिस्तान शायद ईरान के साथ खड़ा है, या पाकिस्तान शायद सऊदी अरब के साथ खड़ा है, या पाकिस्तान जो उनको ये बात हजम ही नहीं हो रही ना कि दोनों के साथ कैसे पाकिस्तान चल रहा है। तो ये, और फिर चाइनीज को भी हमने खुश रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद अमेरिकन जो है उनको भी हमने कहा कि हमारा आपने वो नहीं करा। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अच्छी डिप्लोमेसी चल रही है ये मौजूदा। ऑल्सो आई विल बी स्केप्टिकल अबाउट अमेरिकन्स एंड इजराइलीज, क्योंकि अमेरिकन भी इतने काके बच्चे नहीं है कि उनको पता ना हो कि ये सारी जंग का जो पोल खोलने वाला है बीच में, उनमें ममालिक में इस पाकिस्तान भी शामिल है, तो वो डेफिनेटली आपको पनिश करेंगे बाद में, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते, फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इस पे हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जो चाचा जी जिनको आप लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उनको दाद देनी बनती है। इंटरनल गवर्नेंस के उनके अपने इश्यूज हैं, अपने इश्यूज, ठीक है, वो उस पर आप तनकीद करें, उस पर जो गरीब के साथ जो कुछ हो रहा है, महंगाई जो बढ़ रही है, जो वो डिलीवर उस साइड पे नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल उस पर तनकीद होनी चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल फ्रंट पे फॉरेन ऑफिस के बहुत अच्छी डिप्लोमेसी चल रही है, और उसको हमें वो एक डिपार्टमेंट है ना, तो एक डिपार्टमेंट है गवर्नेंस का, उधर जो उनकी नाअहली है, उनकी जो नाकिस हिकमत अमली है, उस पे आप सामने खुल के उनके ऊपर बात करें। लेकिन जो दूसरा डिपार्टमेंट है जो कि फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड है, उधर अगर वो अच्छा करें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा अगर हम अपने इसी खित्ते में आ जाएं, तो अफ़गानिस्तान में काबुल में कुछ अरसा पहले कुछ खबरें आ रही थी कि ऑन ग्राउंड फायरिंग हो रही है और इस तरह की चीज़ें बाहर आई थी। जिस टाइम पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है उसी टाइम की बातें हैं, काबुल के अंदर फायरिंग और बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पे, और अब खबरें कुछ आ रही हैं वो NRF ने शायद वहाँ पर की थी ऑन ग्राउंड। तो ये क्या कितनी सदाकत है? कल NRF की एक ट्वीट आई थी और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने कुछ अटैक्स किए हैं वहाँ पे। तो अब ये उनका दावा है। NRF इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान NRF के जो लोग हैं उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो भी रिप्रेजेंट करते हैं अफगानिस्तान की दूसरी एथनिसिटीज़ को। राइट और रॉन्ग उस पर हम बाद में बहस कर सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन जो NRF की मिलिटेंट कैपेसिटी है, मिलिट्री कैपेसिटी है, उस पर मेरे सवालात हैं। तो वो क्या इस काबिल हैं कि वो इतना और काबुल के अंदर बैठ के कोई एक्टिविटी कर सकें? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें थोड़ा सा स्केप्टिकल रहना चाहिए। उनका दावा ज़रूर है, लेकिन क्या वो दावा हकीकत पर मबनी है, इस पे हमें ग्राउंड से फैक्ट चेक लाजमी करना चाहिए। अब ये जो उन्होंने अटैक्स का क्लेम किया है ये हो सकते हैं, क्योंकि ये मोर ऑफ यानी एक स्मॉल स्केल अटैक्स हैं जो कि वो कर रहे हैं और टारगेट करते हैं। ये नॉर्थ के अंदर भी वो कर रहे होते हैं, ये कुछ और इलाकों में भी कर रहे होते हैं और उनको सक्सेस मिलती है उसके अंदर। लेकिन ये कहना कि ये बहुत लार्ज स्केल अटैक्स हैं, अभी लार्ज स्केल अटैक्स नहीं है, स्मॉल स्केल अटैक्स हैं, और उसी के ऊपर हमें देखना चाहिए कि NRF क्या आहिस्ता आहिस्ता अपनी मिलिटेंट कैपेसिटी बढ़ा रही है। क्योंकि देखें, इस तरह के अटैक्स करने के लिए आपको उस टेरिटरी के अंदर रहते हुए हाइडआउट्स भी चाहिए, आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी चाहिए, आपको असला भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए। तो ये देखने हैं कि क्या NRF के पास ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर ये मौजूद हैं तो फिर डेफिनेटली वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि
ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, फिर इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है, उसकी वजह से शायद अंदर इंटरनल इम्प्लोजन होना शुरू हो जाए। अच्छा सर, एक ज़माना था और आज भी शायद वो है कि पेट्रो डॉलर की एक टर्म यूज़ होती थी, लेकिन अब इसी तरह हम अफ़गानिस्तान को देखें तो वहाँ टेररिज्म डॉलर की अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगी बात। उसकी रीज़न है कि डॉलर्स आ रहे हैं और टेररिज्म वो इस खित्ते में ओवरऑल ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, तमाम कंट्रीज़ में वो ये चीज़ें कर रहे हैं। इस तमाम को अगर हम देखें और उसी के साथ बल्ख का जो गवर्नर है उसके स्पोक्स पर्सन ये कह रहा है कि वी विल किल अमेरिकन विद अमेरिकन वेपन्स। एक तरफ से आपको डॉलर ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट जस्ट एक अवाम को खुश करने के लिए है या इसका क्या मकसद क्या है? अवाम को खुश करने के लिए, देखें मैंने कल भी आपको बात कही थी एक, अगर आप देखें ना, आप इस चीज़ को आप रिलेट कीजिएगा। पाकिस्तान की एक मिलिट्री कैंपेन चल रही है और बड़ी अच्छी चल रही है, पाकिस्तान को उसमें कामयाबियां मिल रही हैं, ठीक है। अचानक अमेरिका के सेक्रेटरी रूबियो साहब उठते हैं और उठ के एक बयान जारी कर देते हैं जी कि हम अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी फेर देंगे, ईरान और वेनेजुएला बना देंगे। एडम बॉयलर साहब भी कहते हैं, और अगर इन्होंने हमारे 3 प्रिजनर्स वापस ना किए, ये वो 3 प्रिजनर्स हैं जिनके पीछे अमेरिकन पिछले काफ़ी अर्से से पड़े हुए हैं और अफगानिस्तान के साथ बातचीत भी चल रही है उनकी। और वो जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो आते जाते रहते थे और शायद उनको लगता था कि हमको बड़ा कोई वो इधर उनको पोजीशन मिल जाएगी अफगानिस्तान के हवाले से, उनके तो खैर ख्वाब चिकना चूर हुए हैं। तो वो जो सारी एक्टिविटी थी उसके अंदर हम सही जा रहे थे, अचानक ये बयान आ जाता है तो पूरा रुख इस बात पे चेंज हो जाता है। मैंने कल भी कहा था कि लोग ये कहना शुरू कर सकते हैं अफगानिस्तान के, देखा हम कहते थे ना कि ये अमेरिका के बेहाफ पे लड़ रहे हैं, तो अब उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया बल्ख वाले ने कि हम अमेरिकन को मारेंगे। तो उनको पता है कि जो सेंटीमेंट है एंटी अमेरिकन वो पाकिस्तान के अंदर भी है और वो अफगानिस्तान के अंदर भी है, तो उसको वो बेसिकली अपील करने की कोशिश करते हैं। बढ़ के मारने से कुछ नहीं होता। पहले तो ये बताएं, वो जो आपका असला पाकिस्तान ने तबाह कर दिया इतना ज़्यादा, तो किस असले से मारेंगे आप? और जो रह गया वो अमेरिकन आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास इतनी एयर कैपेसिटी है कि वो आपका बेड़ा गर्क कर सकते, तो ईरानियंस के उसके अमेरिकन के पास नहीं है। तो बढ़ के मारना हल नहीं होता, निगोशिएट करना हल होता है। आप किसी बड़ी ताकत, हम ये नहीं कह रहे कि उसके सामने झुक जाएं, लेकिन आप अपने लोगों का ख्याल करें। आप देखें कि अगर कोई फॉरेन इन्वेजन होती है, अल्लाह ना करे, ठीक है, फिर वो एक मुसलमान मुल्क है, हम तालिबान के साथ नहीं खड़े हुए वहाँ, फिर हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, ठीक है। जैसे ईरान में भी हमें खामनाए से या रजीम से शायद कुछ इख्तलाफात सियासी हो सकते हैं, नजराती हो सकते हैं, अटैक हुआ है तो मुसलमान के उस पर अटैक हुआ है। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स, ये तो हम वैसे तो मुसलमान कर रहे हैं, ये किसी भी मजलूम मुल्क के साथ हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम क्यों ना हो, गलत है, तो वो हम उसके साथ प्रिंसिपली खड़े होंगे। तो अफगानिस्तान के ऊपर अगर अमेरिकन अटैक करते हैं तो हमारा तालिबान से अपनी लड़ाई है, टीटीपी से हमारी अपनी लड़ाई है, लेकिन हम अफगानिस्तान खड़े हम अफगानिस्तान के साथ। अच्छा सर, अभी हमने देखा कि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो एकदम दहशतगर्दी की लहर आई थी, तरलाई और कभी कचहरी चौक और इस तरह के इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हमले हो रहे हैं और मुख्तलिफ तश्कीलें आ रही हैं, बॉर्डर पर पता लग रहा है, बड़ी ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब से पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं उससे बाद हमने देखा ये तमाम चीज़ें बिल्कुल कूल डाउन और पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही थी वो ख़त्म हो गई। अब जो चल रहा है वो अफ़गानिस्तान, वो चाहे NRF की तरफ से हो, चाहे, एक तो ये हमें चीज़ नज़र आती है। दूसरी, पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स में अचीव करना था वो टोटली अचीव कर लिया है। एक तो उनका हमें जो समझ आती है, एक तो बॉर्डर के करीब जितनी चौकियां थी वो उड़ा दी हैं, पोस्टें उड़ा दी है। दूसरा, उन्होंने जो हमें देखने में आ रहा था कि वो जो नेटो का असला था, ये जो अफ़गान तालिबान रजीम यूज़ कर रही थी, वो असला उड़ाया। तो इसके अलावा भी कोई हमारे हदफ थे जो अभी हमने करने हैं या बस इधर ही तक? नहीं, ये तो अभी चलती रहेगी जंग, काफ़ी ज़्यादा असला पड़ा वहाँ पे, $7 बिलियन का असला वहाँ पे मौजूद था। $7 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, तो उसका अगर असला वहाँ पे पड़ा हुआ था तो वो चंद स्ट्राइक से तो नहीं ख़त्म हुआ होगा ना, तो वो तो अभी एक कैंपेन चलती रहेगी। दूसरा ये कि हाँ, पाकिस्तान ने बहुत हद तक कामयाबियाँ ली हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान अब इस जगह के ऊपर आके तालिबान को एक ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है कि अब सोच लें। अगर उसके बाद भी नहीं सोचते तो फिर पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा अपनी बातचीत, नहीं होगी, सिर्फ उन्होंने अब सोचना है कि उन्होंने करना क्या है। तो अगर वो मैसेज कर देते हैं ठीक है यार, स्ट्राइक्स रोके, हम बंदे आपके वाले करते हैं या इनको डिवेपनाइज करते हैं वगैरह वगैरह जो भी करना है, तो पाकिस्तान फिर कुछ सोचेगा। अगर नहीं तो पाकिस्तान कंटिन्यू करता रहेगा। पहली तो चीज़ ये है। दूसरा ये कि बिल्कुल ड्रॉप डाउन हुआ है, टेररिज्म बहुत ज़्यादा थ्रेट है, बहुत ज़्यादा थ्रेट तो हर शहर में, क्योंकि इनके स्लीपिंग सेल्स तो यहाँ पे मौजूद हैं। कल बल्कि परसों वीडियोस निकली हैं जिसके अंदर पेशावर से थोड़ा सा आगे ये TTP के लोग फिर रहे थे और उन्होंने नाके छाके लगाए और उसके बाद उन्होंने वीडियोस बना के वो 1 घंटे के लिए जो नाका लगाते फिर भाग जाते हैं, उसका करके तो भाग गए हैं। तो इसका मतलब दे आर हेयर, उनके स्लीपिंग सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनको IBOs के अंदर, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर पाकिस्तान जहाँ वहाँ पे एक
वो कर रहे हैं, तो जो अंदर इंटरनल हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं उनको एक्सटेंसिवली पाकिस्तान को ना थ्रॉटल पे ले जाना चाहिए, ताकि इस मेनेंस को एक ही दफ़ा जो है वो अब जड़ से उखाड़ के आप साइड पे कर दें। बिल्कुल इसी तरह ऑपरेशन लॉन्च करें जिस तरह ज़रबुल हक है, इस तरह की हमारे पास मिसालें हैं और ये चीज़ें हो भी सकती हैं। अच्छा सर, दूसरा अफ़गानिस्तान, मेरा आखिरी सवाल है कि अफ़गानिस्तान में पश्तून की और इस तरह की और ताजिक की आपने 3-4 इस तरह की चीज़ों का बताया था कि वहाँ कम्युनिटी रहती हैं। जो ज़्यादा इस टाइम इस सब में इन्वॉल्व थे वो पश्तून कम्युनिटी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पश्तून के जो बॉर्डर पर ज़्यादा वो जो खड़े थे, इनके स्पाई कह लें या इनके जो भी गुरिल्लाज जो भी हैं, वो अब कम हो गए। इस वजह से ये ज़बरदस्ती ताजिकों को भर्ती करें जिनको इन्होंने डिवेपनाइज खुद किया था। तो ये क्या स्टोरी, क्या चीज़? ये पिछले दिनों कुछ खबरें आई थी, इन्होंने अपने जो स्टेट चैनल्स होते हैं RTA वाटीए उसके ऊपर इन्होंने डाली भी कि जी के हम यहाँ से देखें लोग आ रहे हैं और वो ताजिक हैं और वो खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। ताजिक जो है उसका पाकिस्तान से कोई झगड़ा नहीं है। ड्यूरन लाइन वाले जो ये ड्यूरन लाइन के हम पाक अफगान बॉर्डर कहते हैं, उस पर तो बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है, तो वो क्यों इस मसले के ऊपर आके आपके साथ खड़ा होगा? हाँ, एक बहसियत अफ़गान यानी बहसियत उस मुल्क का एक बाशिंदा के तौर पे वो ये देखेगा कि बाहर का कोई मुल्क आके आपको वो कर रहा है, हिट कर रहा है, तो डेफिनेटली उस पर उसका दिल दुखेगा, उस पर उसका गुस्सा भी आएगा कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है। लेकिन वो गुस्सा साथ साथ वो फिर ये भी बात करता है कि ये आपकी वजह से हो रहा है, यानी तालिबान को। अली नजरे ने भी यही बात की है, जो NRF का फॉरेन अफेयर्स का जिम्मेदार है, उसने ये बात की है। उसने कहा है जी कि ये तालिबान ने अलकायदा के पीछे पूरे मुल्क को जंग के अंदर धकेल दिया पहले 90s में, और अभी TTP के पीछे और अलकायदा और ISKP और ETIM के पीछे और BLA के पीछे उन्होंने दोबारा पूरे मुल्क को जंग के अंदर धकेल दिया। तो ये बात वो भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जी के पाकिस्तान को जो है वो अटैक्स नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो कहते हैं कि इसके अलावा फिर हल क्या है? अगर आप एक मुल्क को प्रोवोक करेंगे, उसको बार बार कांटा चुभाएंगे, तो वो तो फिर पलट के वार करेगा ना, थप्पड़ मारेगा आपको। तो ये तालिबान ताजिक्स को अगर वो ज़बरदस्ती ले भी आते हैं और वहाँ से नॉर्थ से उज़्बेक को, हज़ारा को या किसी को, या उज़्बेक्स को, फ्रैंकली उज़्बेक बहुत अच्छे फाइटर्स होते हैं, उनको भी ले आते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? खुद तालिबान के अपने रैंक्स के अंदर जो नॉन पश्तून हैं, थोड़े हैं बहुत सारे, वो खुद इस वक्त रिजेंटमेंट का शिकार हैं। वो ये कहते हैं कि जी कि ये तो हम आए थे इस्लामी तहरीक के तौर पे, तो ये तो सारी की सारी अब बन गई है एक पश्तून नेशनलिस्ट तहरीक, तो इसमें हम इस्लाम हमारा किधर गया? तो उनके अंदर भी रिजेंटमेंट है। तो बाहर के पश्तून ताजिक हज़ारा और उज़्बेक को आप कैसे कन्विंस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ है जो हम अक्सर अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों से सुनते हैं और कुछ वो इस तरह की बातें करते हैं, ख़ास तौर पर जो अभी ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हुए हैं, उनका ये एक बड़ा गुरूराना और तकब्बुराना एक बात होती है कि ये ग्रेवयार्ड है, एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है अफ़गानिस्तान। और लेकिन बहुत से हमारे डिफेंस एनालिस्ट भी कहते हैं कि ये एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड नहीं, ये बल्कि प्लेग्राउंड है एम्पायर्स का। वो आते हैं, अपनी मर्ज़ी से खेल कर चले जाते हैं। तो आप इस सब को कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें एक तो ये कि इस पर तो एक मुफस्सल बहस की जा सकती है कि ग्रेवयार्ड एम्पायर है या प्ले ग्राउंड ऑफ एम्पायर है। ग्रेट गेम का हिस्सा है ये, प्ले ग्राउंड है ग्रेट गेम का, और अभी से नहीं है, पिछले 300 साल से, 3 सदियों से ये किस्सा चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है वो ये है कि ये जो नैरेटिव है ग्रेवयार्ड एम्पायर, हमने 3 एम्पायर्स को फारिग करा दिया, अच्छा ये लोग ये करते हैं, और आगे से पाकिस्तानीज़ जो हैं हम भी ये कहते हैं कि जी भाई तुमने नहीं किया, हमने की है। ये आजकल बातचीत चलती है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें थोड़ा सा रुक के सोचना चाहिए, बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत मुसलमान। अफ़गान्स को भी अल्लाह ताला हिदायत दे, लेकिन हमें ज़रूर इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि देखें, शिकस्त और फतह मुल्कों के, बंदों के या इंडिविजुअल्स के या ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में नहीं होता। शिकस्त और फतह अल्लाह के हाथ में होती है। तो हमें ना इस मामले में बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि ग्रेवयार्ड एम्पायर हो या किसी को शिकस्त देने वाली बात हो या किसी को सुपर पावर को, ताकत को तोड़ने वाली बात हो, ये तौफीक आपको अल्लाह ने दी अल्लाह की तरफ। तो जब भी आप इस तरह की बात करें भी, जो कि एक बरहक बात है कि आपने तोड़ा है उसको, यानी पाकिस्तानियों ने उसमें बहुत बड़ा मेजर किरदार ही पाकिस्तानियों के अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें अल्लाह को बिल्कुल भी मत भूलें कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी थी। ISI जो है ये 80s से पहले कोई रीजनल सी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है।
लेकिन 80s के बाद 79 के बाद जब अफगान जिहाद शुरू होता है और आप उसके अंदर कूदते हैं, दो हू डेयर अल्लाह ताला फिर उनको देता है ना, नवाजता है। तो जब आप अपने दिफा के लिए कूदे उसके अंदर, तो अल्लाह ताला ने देखा ISI को कितनी बड़ी कुव्वत बना दिया। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी को कितनी बड़ी कुव्वत बना दिया। इस तरह पाकिस्तान का स्ट्रेचर जो भी हम वीडियो के शुरू में बात कर रहे थे, ये सब इसलिए कि आप डेयर करते हैं और उसको अल्लाह ताला आपको तौफीक देता है। फिर आपने न्यूक्लियर बना लिया, तो ये सब किसकी वजह से हुआ? अल्लाह की। आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी, लेकिन हुआ अल्लाह ताला ने। ये एक ग़ज़वा हुनैन का एक वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का हो गया था, उसको ग़ज़वा हुनैन हुआ था। तो मुसलमान उस वक्त ज़्यादा हो गए थे क्योंकि बहुत सारे नए मुसलमान भी आ गए थे। तो एक बहुत बड़ा लश्कर, पहली दफ़ा मुसलमान बहुत बड़ा लश्कर लेके उसमें गए थे, ये ग़ज़वा हुनैन लड़ने। तो उसमें जब इनिशियल था ना, उसमें मुसलमानों के मुंह से ये निकल गया, और सूरह तौबा में अल्लाह ने इसका जिक्र भी किया है कि आज तो हम तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। अब ये कौन लोग हैं? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, सहाबा हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनको सिखाने के लिए जो पहला हल्ला था ना नॉन मुस्लिम्स की तरफ से, उसमें ठीक ठाक मुसलमानों का नुकसान हुआ। हत्ता कि हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा कमांडर भी उधर मौजूद था और वो भी शुरू में रह गए। तो फिर अल्लाह ताला ने बाद में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोबारा रीऑर्गेनाइज़ किया, फिर मुसलमान जीत गए। तो अल्लाह ताला ने उनको रिमाइंडर भेजा सूरह तौबा के अंदर कि ये जो तुम अपनी कसरत पे करते हो ना, फ़ख्र करते हो, ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो मुसलमानों को अपने अकीदे के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे मैं बात करना चाह रहा था कि ग्रेजुएट एम्पायर ठीक है, आपकी बहादुरी है, सारा कुछ है, वो जो मर्जी दावे करते रहें, पाकिस्तान का चैनल उसमें किरदार है, लेकिन हम उसके अंदर अपने अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं बोलें। बिल्कुल, बड़ी ये जो लास्ट वाला बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो अगर हमारा बिलीव अल्लाह पर चला जाए तो हम बहुत सी मुश्किलात जो होती हैं उन पर सही फ़ैसले भी लेते हैं और लॉन्ग टर्म भी हम इसके साथ चल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और सलमान जावेद को सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।